टू पढ़ रहे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो कैसे हो भाई आप सभी बच्चे, एंड कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और कल की क्लास में हमने बात की थी आपका कि बॉन्ड बनते क्यों हैं, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, एंड कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी। एंड कल ही हमने लैटिस एनर्जी के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो कल ही हमने लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एक बार भाई जल्दी से लाइव आ जाइए, देखते हैं कौन कौन बच्चे आए हुए हैं आज क्लास में। हेलो आरजू, सपना, अमन, गौरव, विक्की, इम्तियाज। तो सभी को सही से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है ना। तो चलिए तो सबसे पहले कल वाली क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हमने बात की थी लैटिस एनर्जी के बारे में, और लैटिस एनर्जी की अगर आप बात करोगे वो मैंने आपको पढ़ाया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो पहले कुछ क्वेश्चन है भाई, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की क्लास का, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट केमिकल बॉन्डिंग? कौन सी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, इनकरेक्ट है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स डिक्रीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या ऐसा होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से क्या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है? यस, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, जैसे जैसे दो एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, तो इनडायरेक्टली हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, डिक्रीज। ये ठीक है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट है, इसलिए इसको हटा दो। बॉन्डेड एटम्स आर मोर स्टेबल देन नॉन बॉन्डेड एटम ड्यू टू हाई पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये बात बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को, कि ये कह रहा है कि जो बॉन्डेड एटम है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये बात ठीक है यहां तक, और नॉन बॉन्डेड से, लेकिन ये कह रहा है हाइयर पोटेंशियल एनर्जी। भाई बॉन्डेड होने से तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लगाएंगे दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्या? यानी कि बी यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी क्या है यहां पे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नॉर्मली ओनली इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, बट हमसे इनकरेक्ट पूछी थी। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर बोथ रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट बिटवीन देम, ये भी मैंने कल आपको पढ़ाया था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आना था, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आरजू का सबसे पहले और सबसे सही आंसर आया। विक्की, गौरव, अमन, सपना, इम्तियाज। तो भाई पूर्णिमा कहाँ है एंड शीतल कहाँ है? कोमल का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा, शीतल, आप कहाँ पे हो भाई? और निशु, आपके कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? सभी बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिकम मोर देन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, क्या ऐसा होता है? एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी डिक्रीज। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। काफी इजी है, ऑलरेडी आपको करवाया गया है। ठीक है, काफी इजी है, ऑलरेडी आपको करवाया गया है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए भाई। ड्यूरिंग, देखो ये क्या है ना, ये कह रहा है अगर बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता तो बॉन्ड बनते ही नहीं, बॉन्ड दूर जाता फिर तो। ये तो ट्रू नहीं है। क्या सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं होती? बिल्कुल चेंज होती है। क्या सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती क्या? नहीं, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, और वो किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगाएंगे, डी लगाएंगे। बहुत बढ़िया, आरजू बिल्कुल सही आंसर दे रही है, वेल डन आरजू, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है आपकी। एंड सपना ने भी बोला कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा भाई। गौरव सिंह बी गलत है, इम्तियाज बी गलत है, आर्यन बिल्कुल ठीक है, डी, विकी ठीक है।
ठीक है ना। तो आंसर आएगा डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ये शीतल बिल्कुल आंसर कीजिए आप भी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कल मैंने आपको बोर्न हैबर साइकिल पढ़ाया था, याद है ना। कल मैंने जब लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर रहे थे तो मैंने आपको बोर्न हैबर साइकिल बताया था। तो ये तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा कि बोर्न हैबर साइकिल के बारे में। देखिए ये M एक गैस है, इसको आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी जिससे कि ये M पॉजिटिव गैसेस में कन्वर्ट हो गया। पहले ये क्या था, M सॉलिड था, इसको करने के लिए आपने क्या दी, इसको दी आपने अल्कली एटोमाइजेशन, AM लिख रखा भाई, AM क्या लिख रखा है यहाँ पे, हाँ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या आप इसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये मैंने सब पढ़ा था। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए दिस इज HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो इक्वल होगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बोलते हैं, जो भी है, मतलब ये आपका AX प्लस में ये एंड प्लस में ये, क्या ये होगा ना, इतना नहीं होगा भाई। लैटिस एनर्जी भी तो रिलीज होगी ना जब ये बनेगा। तो ये जो U है ना, U नोट जो है, इस U नोट लैटिस एनर्जी को U नोट से भी शो किया जाता है। तो ये लैटिस एनर्जी है तो ये भी ऐड होनी चाहिए थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ। क्या ये जो लैटिस एनर्जी आपको नजर आ रही है इसकी इक्वल होगी, ना जी ना, ऐसा भी नहीं होगा। यस, C इज द करेक्ट आंसर, यस C इज द करेक्ट आंसर, है ना। हेसला हमें क्या बोलता है, या तो आप इससे इस स्टेप की जो एनर्जी, इस डायरेक्टली स्टेप में जो एनर्जी का चेंज हो रहा है और जो इतने स्टेप्स में जो एनर्जी का चेंज हो रहा है वो दोनों ही सेम होंगे, वो दोनों ही सेम होंगे। बोर्न हैबर में डाउट है, एक बार रिपीट कर दो। देखिए बोर्न हैबर में डाउट वाली कोई बात ही नहीं है, बोर्न हैबर में कोई डाउट नहीं। देखो सबसे पहले क्या होता है, बोर्न हैबर क्या है, C, यस इसका C होगा करेक्ट। देखो ये देखो एक M सॉलिड लिया, एक मेटल है सॉलिड फॉर्म में, और ये आपका हाफ X2 है गैसियस फेज में। ये दोनों जब है, यहां से हमने बोला कि एक कंपाउंड बना MX सॉलिड, और उस दौरान कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कुछ चेंज इन एंथैल्पी हुआ है जिसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं इस स्टेप में। ये आपका एक स्टेप है, ठीक है। दूसरा फिर आपने क्या देखा भाई, एग्जामिनर ने क्या किया, पहले आप सॉलिड से गए गैस में तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन चाहिए होगी, देनी पड़ेगी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, और अब जब ये दोनों एक गैसियस कटायन और एक गैसियस अनायन जब आपस में जुड़ के एक मोल आयोनिक सॉलिड की फॉर्मेशन करेंगे, उस दौरान लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी प्लस में ये एनर्जी, सब एनर्जी का सम। सॉरी सर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लेट हूं, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। समझ में आया क्या आर्यन? अगर अभी समझ में नहीं आया तो और थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर पा रही है, इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो चीज़ों को समझने में। एक और लास्ट क्वेश्चन भाई, बढ़िया क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं जेईई में, नेट, ICR वगैरह में। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट से। NaF, KF, MgO, CaO are crystalline solid. They have NaCl like structure. Their lattice energy vary in the order. तो आपसे बेसिकली लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, आपसे बेसिकली लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो बताइए फटाफट से क्या होगा, बताइए फटाफट से क्या होगा। तो देखिए आप है ना इनको अलग अलग कर लो पहले, आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक आपके पास NaF है और एक आपके पास KF है, एक NaF और एक KF है। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन तो कॉमन हो गया, हटा दो इसको, तो फ्लोरीन तो कॉमन है। दूसरी चीज क्या देखोगे आप यहाँ पे, ये Na पॉजिटिव, ये K पॉजिटिव, साइज किसका बड़ा है, K पॉजिटिव का, चार्ज तो दोनों पे ही सेम है, इसका मतलब NaF की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहला ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर सकता हूं इस बात से, पहला ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर सकता हूं इस बात से। उसके बाद C ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर सकता हूं इस बात से, क्योंकि KF की लैटिस एनर्जी हो नहीं सकती है, KF की लैटिस एनर्जी NaF से कम होगी। तो मैंने यहाँ पे A और C ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझसे पूछा जाता कि एक MgO है और एक CaO है, O कॉमन हो गया, यहाँ कैल्शियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव,
मैग्नीशियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव, लेकिन कैल्शियम का साइज बड़ा होने की वजह से लैटिस एनर्जी कम होगी। मैंने कल भी आपको एक बात पढ़ाई थी कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज बढ़ेगा तो पक्का ही लैटिस एनर्जी कम होगी, पक्का ही लैटिस एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब यहां से हमने ये देखा कि MgO की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो दोनों ही ऑप्शन में MgO की लैटिस एनर्जी ज्यादा दिखाई गई है, दोनों ही ऑप्शन में, बी और डी में। अब मैं ये देखूं, एक मेरे पास NaF है और एक मेरे पास MgO है, इन दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? तो पक्का ही MgO की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, पक्का ही। सारे बच्चे गलत बोल रहे हैं यार, क्या क्या चक्कर है भाई, कहां गए तुम्हारे कंसेप्ट? सब बच्चे गलत बोल रहे हैं। एक बच्चे ने गलत क्या लिख दिया, सब उसके पीछे दौड़ रहे हैं, दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं। ध्यान से देखो, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो भाई? मुझे ये बताओ, इन दोनों में से MgO की ज्यादा होगी, क्यों? अरे इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा इसके ऊपर, O के ऊपर 2 नेगेटिव, तो चार्ज ज्यादा होने से लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो MgO, उसके बाद CaO, चार्ज, मैंने कल भी बात लिखा था, मेजर फैक्टर इज चार्ज, चार्ज ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है, कैल्शियम वाले की ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी, चार्ज है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दैट इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो डिस्कस कर ले, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो डिस्कस कर ले, फटाफट से जल्दी से जल्दी, फटाफट से जल्दी डिस्कस कर ले। इतना इजी क्वेश्चन है लेकिन आप गलत कर रहे हो, पता नहीं क्यों। बिल्कुल करेक्ट, सभी को समझ में आ गया कहां पे मिस्टेक कर रहे थे? पूर्णिमा, गौरव अब बोल रहे हैं कि बी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ 4 क्वेश्चन थे जो कि लास्ट क्लास से रिलेट कर रहे थे। तो पहले मैं क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो काफी अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट एक और बढ़िया जेईई एडवांस टाइप का एक क्वेश्चन करवा दूं, जेईई एडवांस पैटर्न का एक क्वेश्चन करवा दूं क्या आपको, जेईई एडवांस पैटर्न का, ठीक है। तो एक जेईई एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन लो यार आज आप, ठीक है ना। रिपीट, गौरव सिंह कह रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए, गौरव सिंह कह रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए, अभी रिपीट कर देते हैं। देखो भाई, मैंने सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने देखा Na और Kf में से किसकी ज्यादा होगी। तो मैंने बोला था कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पे K का, पोटासियम का साइज बड़ा होता है, अगर पोटासियम का साइज बड़ा होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। इस बात से कि NaF की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, एक ऑप्शन A और एक ऑप्शन D, ठीक है, सॉरी, एक ऑप्शन A और एक ऑप्शन C। उसके बाद देखो, एक है NaF एंड एक है MgO। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो चार्ज मेजर फैक्टर होता है। अगर चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा, बी। तो चलो भाई, एक जेईई एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन करवाता हूं, हालांकि जुड़ा हुआ लैटिस एनर्जी से ही है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक Rb पॉजिटिव है एंड इसके बाद हमारे पास Cl, Br एंड I है ना, इसके ऊपर नेगेटिव। जब हम इसको हीट करेंगे, मान लो ये जो कंपाउंड है, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या क्या बनेगा? पहला ऑप्शन इन्होंने बोला कि RbBr बनेगा एंड प्लस में आपका RbBr और ICl बनेगा। बी ऑप्शन में इन्होंने बोला कि RbCl बनेगा एंड प्लस में IBr बनेगा। एंड सी ऑप्शन में इन्होंने बोला कि RbI बनेगा एंड प्लस में ClBr बनेगा। एंड डी ऑप्शन में बोला कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। फटाफट से बता दीजिए आंसर, फटाफट से आप आंसर बता दीजिए, जब तक मैं कुछ यहाँ पे अपने काम का चीजें कर लेता हूँ। फटाफट से आप आंसर बता दीजिए, ठीक है ना। यस, अब ठीक हो गया, यह पेन ज्यादा मोटा हो रखा था। बताओ फटाफट से, ABCD और क्या रीजन लगाओगे यहाँ पे, कैसे देख के बताओगे? दिस इज द पैटर्न ऑफ जेईई एडवांस, जेईई एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन है ये आपके सामने, जेईई एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो यहाँ पे एक आपके पास रुबिडियम मेटल है और 3 हमारे पास ये हैं, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा एंड वाई। देखो जी, बताओ, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा। लगा पा रहे हो क्या कोई आइडिया? क्या आप कोई आइडिया लगा पा रहे हैं? अगर लगा पा रहे हैं तो जल्दी से बोलिए, अगर लगा पा रहे हैं तो जल्दी से बोलिए, और नहीं लगा पा रहे तो कह दो सर हम नहीं आइडिया लग रहा है, हमें तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है इसका, तो फिर और कुछ
वो देखा जाएगा। सी, इम्तियाज ने बोला सी। इम्तियाज रीजन दो मुझे इसका। आपने जो सी आंसर बोला क्या सोच के बोला है? और कुछ भी अगर आप बोलो ना सोच के बोला करो कि मैंने ये सोचा है सर। क्वेश्चन रिपीट करना, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। देखो हमारे पास एक ऐसा कोई कंपाउंड है पर्टिकुलर, आरबी पॉजिटिव रुबिडियम मेटल, एंड ये 3 अनायन है। जब इसको हीट करेंगे तो इनमें से कौन सी अरेंजमेंट बनेगी? ये है। यस पूर्णिमा, आपने जो बी आंसर बोला है वो क्यों? पूर्णिमा जो आपने बी बोला वो क्यों बोला मुझे ये बता दो बस। पूर्णिमा ने बी बोला और जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों बोला वो मुझे बता दो। देखिए यहां पे जो मेन फंडा होना है कि इस आरबी के साथ कौन जाएगा। आरबी अपने साथ उसको लेके जाना चाहेगा जिससे आरबी का बहुत ज्यादा फायदा हो, जिससे आरबी का बहुत ज्यादा फायदा हो। आरबी का सबसे ज्यादा फायदा कौन करेगा इन दोनों में से? देखो लैटिस एनर्जी। क्या देखो? लैटिस एनर्जी। कैसे? आई के साथ आरबी जुड़ जाएगा, सीएल ब्रोमीन दूर है। क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए मैं बता रहा हूं आरबी, मैं कह रहा हूं ये आरबी है और आरबी के पास 3 ऑप्शन है कि तू क्लोरीन को भी लेके जा सकता है, ब्रोमीन को भी लेके जा सकता है और आयोडीन को भी लेके जा सकता है। आरबी उसको लेके जाएगा। देखो मान लो है ना, तो इसको थोड़ा सा यार मजाकिया तौर पे लेना। क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, ये रीजन नहीं है पूर्णिमा, ये रीजन नहीं है। देखो भाई आरबी एक लड़का है, ठीक है, आरबी एक लड़का है, तो जो लड़के ये देख रहे हैं वो लड़का समझ लो, और आरबी एक लड़की भी है, ठीक है। तो उस लड़के को 3 लड़कियों के ऑप्शन मिल गए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो भाई ये शादी किसके साथ करेगा? ये शादी इसके साथ करेगा। पहले ये बात करेंगे आपस में, ये क्लोरीन के साथ भी बात करेगा, ब्रोमीन के साथ भी बात करेगा और आयोडीन के साथ भी बात करेगा। अब ये शादी वहां करना चाहेगा जहां इसको स्टेबिलिटी दिखेगी, बहुत ज्यादा फायदा दिखेगा। तो यहां पे हमने एक रूल पढ़ा हुआ लैटिस एनर्जी का। देखो जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी, मान लो भाई इसने क्लोरीन के साथ तो 30 मिनट बात की, क्लोरीन के साथ 6 मिनट मिला, इसका 20 मिनट हो रही है। कहने का मतलब यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी। और यही तो कहानी है, एक RbCl है, एक RbBr है और एक RbI है। किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा? Rb कॉमन, चार्ज सेम, नीचे जाने से साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। ये देखो तो आरबी ये बनाना चाहेगा। रीजन है हाईएस्ट लैटिस एनर्जी अमंग ऑल ऑफ देम, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, जहां दहेज ज्यादा मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है इम्तियाज की, लेकिन इम्तियाज ऐसी बातें नहीं करनी है, बिल्कुल भी ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। तो दहेज का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और आप दूसरे के ऊपर कब तक डिपेंड रह सकते हैं, ठीक है ना। तो दहेज तो एक बहुत ही गलत है। दहेज तो आदत खराब करने की चीज है। और एक पिता अपनी लड़की दे देता है तो सब कुछ दे देता है, उसके अलावा मेरे हिसाब से तो लड़कों वालों को दहेज दे के आना चाहिए, ठीक है। बड़े प्रेशर है और बड़ी गलत रीतियां बनाई हुई है, ठीक है। बनाई किसी और पर्पज से थी और आज इनका बड़ा मिसयूज हो रहा है, बहुत ही गलत लगता है, ठीक है। पहले तो भाई लड़की देते हैं, है ना, पेरेंट्स लड़की देते हैं, उसके बाद दहेज देते हैं, उसके बाद ये देते हैं, उसके बाद वो देते हैं, उसके बाद क्या चक्कर है भाई, लड़के वालों को देना चाहिए, ठीक है ना। तो दहेज प्रथा चेंज कर दो बिल्कुल आप, ठीक है। सर कल आपने आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में बताया था ये फैक्टर, बिल्कुल सही है, वो भी फैक्टर मैंने बताया था। देखिए हाँ उससे भी रिलेट कर सकते हैं आप, उससे भी रिलेट, वो भी फेवरेबल है यहाँ पे। पूर्णिमा जो आपने बताया वो भी फेवरेबल है, बिल्कुल सही बात है आपकी, वो भी इसी को सपोर्ट कर रहा है, वो फैक्टर भी इसी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ज्यादा बढ़िया आप इसको लैटिस एनर्जी से रिलेट करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट। तो अब हम बात करते हैं, कल हमने आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं जो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये जो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं इनकी क्या क्या खास बातें क्या होती हैं, इन प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट की। तो भाई जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं जनरली वो आपको सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, जितने भी आयोनिक कंपाउंड होंगे वो जनरली आपको सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, आपका प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, सॉरी फिजिकल स्टेट, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, फिजिकल, पीएस का मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आईसी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा,
प्रॉपर्टीज फिजिकल स्टेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज सॉलिड, ये आपका सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज फॉर्म लैटिस, एक 3 डायमेंशनल लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं, देन दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जैसे NaCl जो होता है वो आपका है ना एफसीसी टाइप की जो है लैटिस शो करता है, फेस क्यूबिक सेंटर्ड, ठीक है। तो ये बात इतनी सी। सेकेंड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करोगे, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर सॉलिड। देखिए ये इम्तियाज करें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एन अ टाइप ऑफ, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एन अ टाइप ऑफ अ सॉलिड, एक सॉलिड की टाइप होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली आयंस ये शो करते हैं, तो आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, इसको भी आप ऐसा समझिए, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ही बनाते हैं, ठीक है। जिनके भी आपको ये स्ट्रक्चर मिलती है ना, FCC, BCC, PCC, जो भी PCC तो कुछ नहीं होता, सॉरी, SCC, these all are properties of crystalline solid। आपको कभी भी अमोर्फस सॉलिड की ऐसी मिलेगी नहीं शेप कि ये फलाना है, ये वो है, ये मिलती। MP एंड BP की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो यहां से आप देख सकते हैं इसको, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में हो गए, तो दे हैव हाई MP एंड BP, है ना, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है। कोई भी मेल्ट कब होता है, कोई भी बॉयल कब होता है, वो है फोर्स ऑफ ट्रैक्शन को तोड़ने से। इनकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन सबसे बढ़िया है, इनकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन सबसे बढ़िया, इसलिए यहां पे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। थर्ड इज योर कंडक्टिविटी, थर्ड जो प्रॉपर्टी है इनकी वो है कंडक्टिविटी। तो ये गुड कंडक्टर होंगे या बैड कंडक्टर होंगे, भाई बताना, दीज आर गुड और बैड कंडक्टर। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट गुड कंडक्टर, बिकॉज देखिए जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो सॉलिड स्टेट के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए कोई जगह नहीं होती, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ही नहीं, और जब तक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती तो वहां पे जो है करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, बट गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट ये जो है ना सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं, बट ये आपका सॉलिड स्टेट में इज इन सॉलिड मोल्टन का मतलब मेल्ट कर दो, मोल्टन का मतलब है मेल्ट कर दो। जैसे ही आप मेल्ट करोगे तो आयंस इज ए गुड कंडक्टर, NaCl तो गुड कंडक्टर होता है। अच्छा जी, किसने बताया आपको ये बात, बताओ मुझे, ये बात किसने बताई? ड्यू टू स्पेस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, गुड कंडक्टर इन एक्वा स्टेट, यस, आरजू ने जो बात बोली है वो भी बहुत बेहतरीन है। एंड मोल्टन एंड एक्वा स्टेट दोनों ही लिख लो, मोल्टन एंड एक्वा स्टेट। देखिए भाई इम्तियाज, आप मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, अगर कहीं पे ये लिख रखा है सॉरी, अगर कहीं पे ये लिख रखा है NaCl सॉलिड, तो ये पक्का ही बैड कंडक्टर है, ये पक्का ही बैड कंडक्टर है, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा लिख रखा है कि NaCl लिक्विड है ना, NaCl लिक्विड, तो ये गुड कंडक्टर है, क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं, आयंस की मूवमेंट होने लग जाती है। और कहीं पे अगर ऐसा भी लिख रखा है ना, अगर कहीं पे ऐसा भी लिख रखा है कि NaCl एक्वस, दिस इज ऑल्सो गुड कंडक्टर, दिस इज ऑल्सो गुड कंडक्टर। भाई नमक अकेला, अगर अकेला नमक लोगे बैड कंडक्टर है, हाँ, नमक को पानी में डाल दोगे, नमक को पिघला दोगे तो गुड कंडक्टर होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि NaCl इज ऑलवेज गुड कंडक्टर, NaCl हमेशा गुड कंडक्टर नहीं होता है। समझ में आई बात इम्तियाज आपको? फोर्थ, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो फोर्थ इज आइसोमेरिज्म। अब ये टॉपिक आपको प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, आइसोमेरिज्म। देखिए होता क्या, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉलिड में नहीं करता कंडक्शन, बिल्कुल सही बात है। आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मोलिकुलर, आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब पार्ट,
ठीक है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, आइसोमर क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। बट ये देखिए, आइसोमर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, है ना, आइसोमर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट बना के लिख सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड आईबी, आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, इसलिए दे नोट आयोनिक कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमेरिज्म, है ना। तो आयोनिक, आईसी लिख रहा हूं, आयोनिक कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमराइजेशन, बिकॉज आइसोमराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। एंड मैं आगे इस चैप्टर में आपको काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड तो ऐसा, अगर एक कटायन को एक अनायन दिखेगा कहीं पे भी तो बॉन्ड बनेगा, कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। कभी आपने सुना है कि NaCl की तो बेंट स्ट्रक्चर होती है, कभी आपने नाम सुना है CaCl2 को तो फलाना शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, नहीं सुना ना, इसीलिए नहीं सुना कि आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है भाई। तो आइसोमेरिज्म नहीं होता, हाँ, लेकिन आयोनिक कंपाउंड एक और फिनोमिना शो करते हैं इसी जैसा कुछ, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी होती है आयोनिक कंपाउंड्स की, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। यस, इसको आप देख सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ज्यादा पूछा जाता नहीं है, थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा कि व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, या आइसोमॉर्फिज्म है क्या। आइसो कहीं पे भी आए, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आया, आइसोटोप आया, आइसोटोन आया, आइसो वर्ड इज यूज फॉर सेम, आइसो वर्ड इज यूज फॉर सेम, आइसो वर्ड यूज किया जाता है सेम के लिए। एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है आपका, मॉर्फिज्म का मतलब होता है बेसिकली फॉर्म ना, सेम फॉर्म। तो आइसोमॉर्फिज्म वहां पे क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे सेम शेप मिलेगी, हार्ड एंड ब्रिटल, बिल्कुल सही बात होती है ये भी। तो यहाँ पे आप देखिए आयोनिक कंपाउंड सोच, आयोनिक कंपाउंड सोच आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या शो करते हैं, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म कंपाउंड हैव सेम फॉर्म, या तो आप सेम फॉर्म बोलो या फिर सेम शेप बोलो, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दिस आर आइसोमॉर्फिज्म। अब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं भाई आइसोमॉर्फिज्म के लिए, तो ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बस नियर अबाउट जाना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारी कंडीशन होती है कि दो कंपाउंड कब आइसोमॉर्फिज्म होंगे एक दूसरे के, सिर्फ एक दो हिंट आपको दे देता हूं बस। सबसे पहली बात तो ये कंडीशन है कि फॉर बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है, फॉर बाइनरी कंपाउंड इनका जो फॉर्मूला अरेंजमेंट है वो सेम होना चाहिए। फॉर बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे Na हो गया और Cl हो गया ना, NaCl हो गया, तो ये बाइनरी कंपाउंड बोलेंगे। जैसे ये NaCl हो गया, MgO हो गया, ठीक है, Na2 हो गया, ये इस टाइप के जो कंपाउंड है। सबसे पहली बात तो ये है बाइनरी कंपाउंड के लिए अगर आपको चेक करना है कि वो आइसोमॉर्फिज्म होंगे या नहीं होंगे एक दूसरे के, तो सबसे पहले आपको चेक करना है सोल्यूबिलिटी हाई इन पोलर सोलवेंट। वाओ, जबरदस्त बातें बता रहे हैं भाई बच्चे, कहाँ से पढ़ ली इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने। तो ये देखियो, देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम, फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम, फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम। ये फॉर्मूला टाइप सेम होना चाहिए, शुड बी सेम, एक टाइप का ही फॉर्मूला होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वो होगा। और दूसरा जो पॉइंट है जो आपको देखना किसी बाइनरी कंपाउंड के लिए, साइज ऑफ कटायन एंड एनायन शुड बी नियरली सेम, ठीक है। सेकंड इज योर साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, साइज ऑफ कटायन एंड अनायन शुड बी सेम, शुड बी, कटायन का और अनायन का साइज कैसा होना चाहिए, नियर अबाउट सेम होना चाहिए, नियर अबाउट सेम होना चाहिए।
समझ में आ गई बात। जैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मेरे पास है भाई आपका Na पॉजिटिव और दूसरा है मेरे पास K पॉजिटिव, तो ये क्या पता फॉर्मूला टाइप तो सेम बना ले, बट इनके साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए इनके कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म नहीं होंगे। जबकि आप अगर वहां पे लेते, एक आपने मान लो कि NaCl लिया और दूसरा आपने MgO लिया, है ना, MgO लिया या MgS लिया, देखो यहाँ पे ये इनका साइज वगैरह सब कुछ नियर अबाउट सेम ही होता है। इसको MgO ना लेके MgS ले लो, वो भी परफेक्ट रहेगा ना। तो अब ये दोनों का फॉर्मूला टाइप भी सेम है एंड इनका साइज, Na पॉजिटिव का साइज नियर अबाउट सेम है, Mg2 पॉजिटिव है, ये सारी चीजें ठीक है। तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके काम का इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज, फिफ्थ थी ये प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं भाई, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन शो करते हैं भाई, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड गिव आयोनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली आयोनिक रिएक्शन शो करते हैं, आयोनिक रिएक्शन शो करते हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, है ना। केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, तो वहां पे 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी जाती हैं, वेरी स्लो, मॉडरेट एंड वेरी फास्ट। तो आयोनिक रिएक्शंस जितनी भी होती है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर हो जाती हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल आप लेना चाहोगे तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया आपका NaCl और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी AgNO3 के साथ। तो आयोनिक रिएक्शंस में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस एक दूसरे से जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। तो यहाँ पे आयंस एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो गए हैं, यहाँ पे आयंस एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो गए हैं। सेवंथ पॉइंट इज योर सोल्यूबिलिटी, सेवंथ पॉइंट इज योर सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी की क्या बात है, तो सोल्यूबिलिटी का यहाँ पे लाइक वो है भाई आपका लाइक डिसोल्व लाइक, सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, लाइक डिसोल्व, लाइक डिसोल्व लाइक, यानी कि पोलर कंपाउंड पोलर सोलवेंट में घुलना पसंद करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म में डिफरेंट क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म मॉडरेट, ओके। देखो एक बच्चे का डाउट आया कि आइसोमॉर्फिज्म में डिफरेंट क्या होता है। देखिए आइसोमॉर्फिज्म में डिफरेंट की तो बात ही नहीं की हमने, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है जिनकी सेम शेप हो। जैसे अगर NaCl FCC टाइप की शो कर रहा है तो MgS भी FCC टाइप की शो करेगा, तो हम बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। वहीं पे NaCl कुछ शो कर रहा है और एक और कोई आ जाता, मान लो AlCl3 आ जाता, वो कुछ और शो कर रहा है, तो वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होंगे, वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होंगे, ठीक है। आर्यन आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है, लेवल ज्यादा हाई तो नहीं हो रहा है, बता देना भाई, मैं तो फिर आपके लेवल पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। आप मुझे बता देना, मैं तो आपके लेवल पे आ जाऊंगा। अगर आपको लगे कि ज्यादा हाई लेवल हो रहा है, ज्यादा बातें बताई जा रही है, तो मैं तो भाई आपको लिमिटेड भी चीजें पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो लाइक डिसोल्व लाइक का कंसेप्ट क्या है, जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि पोलर का मतलब क्या होता है भाई, कितने बच्चे जानते हैं पोलर का मतलब क्या है। अगर मैं NaCl लिखूं तो Na के ऊपर पॉजिटिव होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव, तो पोलर का मतलब बस इतना ही होता है कि यहाँ पे चार्ज है, 2 पोल हैं, एक ये पोल रहा और एक ये पोल रहा, एक पॉजिटिव चार्ज का पोल, एक नेगेटिव चार्ज का पोल, इसीलिए इसको पोलर बोलेंगे, पोलर। समझ गए मेरी बात को। तो लाइक डिसोल्व लाइक, तो ये पोलर होते हैं, तो ये जो है ना पोलर सोलवेंट में ही घुलना पसंद करते हैं, ये जो है आपका पोलर सोलवेंट में ही घुलना पसंद करते हैं। लाइक डिसोल्व लाइक का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है, लाइक डिसोल्व लाइक का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। फटाफट से बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसमें, कुछ भी कोई भी इश्यू आ रहा हो तो फटाफट से बोल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे एसपोल का होना बहुत बढ़िया, आरजू काफ़ी अच्छा कर रही है भाई, तो इसलिए जो बच्चा ज़्यादा अच्छा करेगा उसको बोला जाएगा कि आप काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। 8 देखिए, 8 जो है इसके क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिल जाएंगे। ये जो मैं करवा रहा हूँ भाई, ये जो मैं करवा रहा हूँ इसको आप लिख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो यूज है वो लगभग 5 से 6 चैप्टर में है। ये जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ इसका यूज 5 से 6 चैप्टर में आएगा, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर है,
एस ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में, एंड एक दो में और आएगा, है ना, एक दो में और आएगा। दैट आयोनिक इक्विलिब्रियम में आएगा भाई, एक कहाँ आएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम में। अब हम बात करेंगे 8th इज योर हाइड्रेशन एनर्जी। यस, 8th इज योर हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको मैं बोल रहा हूं HE, हाइड्रेशन एनर्जी HE, और इसी का दूसरा नाम होता है सोलवेशन एनर्जी, सोलवेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड सोलवेशन एनर्जी। इसका यूज काफी चैप्टर्स में आता है भाई, हाइड्रेशन एनर्जी का, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से क्या होता है। पहले मैं आपको कंसेप्ट ही सिखाता हूं डायरेक्ट, पहले मैं आपको कंसेप्ट ही सिखाता हूं डायरेक्ट। देखो भाई क्या है, यहाँ पे एक Na पॉजिटिव है, इसका बॉन्ड बना हुआ है Cl नेगेटिव के साथ, यहाँ पे Cl नेगेटिव है, इसका बॉन्ड बना हुआ है Na पॉजिटिव के साथ, इसका यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये सबके बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है ना, ये सबके बॉन्ड बने हुए हैं। और यहाँ तो मैं ये दिखा रहा हूँ दूर दूर, यहाँ पे बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, है ना, अगर NaCl है तो ये कुछ ऐसा है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये रहा। अब क्या होगा जब आप इस स्पीसीज को पानी में डालोगे, जब आपने किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाला तो ये पॉजिटिव था और ये क्या था, नेगेटिव था, इनके बीच में क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपने इस कंपाउंड को किस में डाल दिया, वाटर के अंदर, इसके अंदर डाल दिया है एक्वस, क्योंकि जब भी तो वाटर के अंदर जैसे डाला या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जैसे डाला। अब वाटर की एक खास बात होती है, वाटर पोलर नेचर का होता है H2O, इसी चैप्टर में बताएंगे कि वाटर पोलर नेचर का क्यों होता है। H2O जो होता है वो पोलर नेचर का होता है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव होता है और इनके ऊपर डेल पॉजिटिव होता है। इसको मैं सिर्फ ऐसे दिखा देता हूँ एक बार के तौर पे कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव पोल होगा। वाटर जो है वो पोलर नेचर का होता है, वाटर जो है वो आपका पोलार नेचर का होता है, एंड वहां पे भी आपका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल है। अब जैसे ही यहाँ पे गया तो इस पॉजिटिव वाले पार्ट को, है ना, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि ये Na पॉजिटिव था और ये आपका Cl नेगेटिव था, ठीक है। अब जैसे ये पानी में गएंगे तो पानी का नेगेटिव वाला पार्ट इस Na पॉजिटिव को घेर लेगा, है ना, क्या करेगा, Na पॉजिटिव, कौन से वाला, नेगेटिव 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 नेगेटिव, एंड दूसरी बात क्या हो जाएगी, जो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा, है ना, जो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा वो इस क्लोरीन को घेर लेगा, वाटर का पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। H2O टूट जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ना 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 कोमल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कोमल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए जब ये आयोनिक बॉन्ड बना हुआ था तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। अब क्या हो गया भाई, पहले Na पॉजिटिव जो था वो Cl नेगेटिव से जुड़ा हुआ था, बट अब वाटर के इतने मॉलिक्यूल आके चिपक गए कि यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगी, जैसे ही यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगी ये वाला बॉन्ड वीक पड़ेगा, वीक पड़ेगा और एक ऐसा टाइम आ जाएगा Na पॉजिटिव बिल्कुल अलग हो जाएगा, Na पॉजिटिव को वाटर के पार्टिकल घेर लेंगे, एंड प्लस में Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव को वाटर के पार्टिकल घेर लेंगे। इस दौरान देखिए जब ये बॉन्ड बना हुआ था, तो जब ये बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है, तो अब क्या होगा, इस जब ये Na पॉजिटिव बना है इसके ऊपर इतना, देखो कितने एक्स्ट्रा बॉन्ड बने हैं, है ना, कितने एक्सट्रीम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस दौरान एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इस दौरान एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी, अगर आपने जो सॉल्यूशन है वो वाटर लिया है, अगर आपका जो सोलवेंट है वो वाटर है, तो उस दौरान इस एनर्जी को नाम दिया जाता है हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर सोलवेंट कोई एक्स्ट्रा है वाटर के अलावा तो इस एनर्जी को नाम दिया जाता है सोलवेशन एनर्जी या फिर सोलवेशन एंथैल्पी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, पूरी कहानी समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन इट्स कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। Phenomena of interaction between compound ions and solvent molecules is known as solvation, and energy in this process is called solvation energy, which in the case of water is known as a hydration energy। उसको हम hydration energy बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप वही है, जब ये बनेगा तो देखो, अगर आप इसको देखना चाहते हैं इस तरीके से देख लीजिए, ये एक आपका NaCl था, NaCl,
जब इसको आपने वाटर के अंदर डाला होगा तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, ये बन गया Na पॉजिटिव एक्वस, एंड ये क्या बन गया यहाँ पे आपका Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है। और ये एनर्जी भी रिलीज होती है, ये एनर्जी भी क्या होती है भाई, बेसिकली रिलीज होगी, ये बात ध्यान देना, ये एनर्जी भी रिलीज होगी। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई सभी को। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। देखो भैया ये सारी चीजें मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं कि इसका हर का जहां पे भी आए ना हाइड्रेशन एंथैल्पी, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, चाहे वो किसी चैप्टर में हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। सर जब CaO को वाटर में मिलाते हैं तब यही प्रोसेस होता है क्या? CaO को वाटर में डालते हैं, हो सकता है ये प्रोसेस भी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं शायद वो अलग है ना। वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, चूने के अंदर जब पानी डालते हैं आप देखते हैं वो उबलने लग जाता है, वो तो यार एक उसका और रिएक्शंस अलग है, उसका इससे कोई ज्यादा रिलेशन नहीं बोलेंगे, उसका इससे कोई ज्यादा रिलेशन नहीं बोलेंगे, हालांकि बोल सकते हैं, लेकिन वो जो आप शायद जानना चाह रहे हैं ना कि जब हम चूने के अंदर पानी डालते हैं तो एकदम से उबलने लग जाता, बहुत वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है शायद ये है। बाकी CaO भी एक आयोनिक कंपाउंड होता है और जब उसको पानी में डालोगे बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, बोल देंगे इसको, नो प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या होगा भाई, फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहला फैक्टर आता है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। क्या आता है सबसे पहला फैक्टर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे पहला फैक्टर आता है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये क्या बला आ गई जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ गया, ये तो ऐसा कुछ तो देखा ही नहीं हमने, तो इसको ज्यादा तो डिटेल में आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। देखो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि एक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है, फोर्स किसके इक्वल होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है जब वैक्यूम हो वहां पे, ये कब होता है, जब वहां पे वैक्यूम हो। वहीं पे अगर आप दूसरी बात करोगे, जो फोर्स होता है इज इक्वल टू K बाई या फिर 1 बाई आर लगा लो, एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन आर इंटू में यहाँ पे आप लिख देते हैं K Q1 बाई Q2 एंड आर स्क्वायर। ये आता है जब कोई ना कोई मीडियम रहा हो, इसी को आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है, इसी को आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीसी, डीसी बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से आप देखिए ये जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, इट्स वीकर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये क्या करता है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो पक्का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये कम करेगा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये पक्का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा। तो यहाँ पे वही बात है, अगर आप एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो जाएगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इजीली हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। देखो मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, यहाँ पे देखो मेरे पास दो मॉलिक्यूल थे, एक मेरे पास था Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का मॉलिक्यूल था, ऐसे जुड़े हुए थे आयनिक कंपाउंड, और दूसरा मेरे पास था K पॉजिटिव एंड आपका Cl नेगेटिव का, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका मान लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 200 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 150 है। तो ये अगर ज्यादा, ये ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इन आयंस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा। अगर आयंस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो वाटर इनको इजीली हाइड्रेट कर देगा, वाटर को ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो पहला फैक्टर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वाटर एक काफी अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सेकंड, एंड वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काफी अच्छी होती है ज्यादातर, इसीलिए हम सोलवेंट वही लेते हैं। सेकंड फैक्टर इज चार्ज ऑन आयंस, यस, चार्ज ऑन आयंस। तो ये तो सीधा वही फंडा याद रखो, ये तो सीधा वही फंडा याद रखो कि हाइड्रेशन एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन चार्ज ऑफ द आयंस, चार्ज ऑफ द आयंस, चाहे वो कटायन हो चाहे वो अनायन हो, उनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी। थर्ड फैक्टर जो कि लैटिस एनर्जी में भी पढ़ा था, and that is size of ions, and that is size of ions।
तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। जितना ज्यादा साइज होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए? तो ये 4 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं जो हाइड्रेशन के बारे में ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन बनते वो यहां से बनते हैं ना, अब जो क्वेश्चन बनते वो यहां से बनते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है? सबसे पहली एप्लीकेशन है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एंड आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम में एंड आपका केमिकल बॉन्डिंग में एंड आपका एस ब्लॉक में, हर जगह ये काम आएगा। साइज ऑफ हाइड्रेट आयंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आए हैं, यहां से क्वेश्चन आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मेरे पास है Li पॉजिटिव गैसियस, सारे बच्चे बताना भाई इसका आंसर, और एक है मेरे पास Na पॉजिटिव गैसियस, बताओ इसमें से किसका साइज बड़ा है? ए ऑप्शन मैंने दिया एंड एक मैंने आपको दिया बी पार्ट, ये ए पार्ट ऑप्शन नहीं है, ए पार्ट है। इन दोनों में से बताना है किसका साइज बड़ा है। और दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लिथियम पॉजिटिव एक्वस एंड Na पॉजिटिव एक्वस, बताओ कि किसका साइज बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आया है बहुत सारे एग्जाम्स में। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर। 1/81 वैल्यू होती है वाटर की। यस यस यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, लगभग बिल्कुल सही बात है आपकी। बोलो भाई जल्दी से। बी। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, देखो नॉर्मली अगर आप बात करोगे डाउन द ग्रुप जाने से साइज बड़ा होता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे लो जी सोडियम का बड़ा साइज होगा, ठीक है, सोडियम का बड़ा साइज होगा, ठीक है, यस। लेकिन अगर इन दोनों में बात करोगे ना तो Li पॉजिटिव का साइज बड़ा होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? अभी अभी आपको पढ़ा है जितना छोटा साइज होगा उसका उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा। जितना छोटा साइज, सर मुझे लगा आप लिथियम और सोडियम में से पूछ रहे हैं, बिल्कुल। यहां पे देखिए गैसियस है, यहां पे गैसियस और यहां पे एक्वस है। और अभी अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया कि हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन ज्यादा किसका होगा? हाइड्रेशन ज्यादा उसका होगा जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज छोटा उसका हाइड्रेशन ज्यादा, हाइड्रेशन के बाद उसका साइज बड़ा हो जाएगा, हाइड्रेशन के बाद उसका साइज बड़ा हो जाएगा, हाइड्रेशन के बाद उसका साइज बड़ा हो जाएगा उतना ही। तो ये बात समझ पाए, ये बात समझ पाए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे देख लेना भाई ध्यान से, सभी बच्चे देख लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से आगे कंसेप्ट बनेंगे, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, इसी से आगे कंसेप्ट बनेंगे। सेकेंड फैक्टर इज मोबिलिटी ऑफ आयंस, सेकेंड फैक्टर इज मोबिलिटी ऑफ आयंस, है ना। इस हाइड्रेशन का क्या कंसेप्ट होता है? देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, मोबिलिटी का मतलब होता है मोबाइल, मूवमेंट करना। किसकी मूवमेंट ज्यादा होगी? एक मोटा आदमी तेज दौड़ सकता है या एक पतला? एक मोटा आदमी बहुत मोटा है और एक फिट है, कौन ज्यादा तेज दौड़ेगा? पक्की बात है कि जो फिट है वो ज्यादा तेज दौड़ेगा एज कंपेयर टू मोटा आदमी से। तो सेम कहानी यहां पे है। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। एग्जाम्पल के तौर पे सेम अगर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, अगर मैं सेम ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ लूं कि एक मेरे पास है यहाँ पे Li पॉजिटिव गैसियस और एक मेरे पास है यहाँ पे Na पॉजिटिव गैसियस, बताइए किसकी मोबिलिटी ज्यादा है। ए ऑप्शन में मैं आपसे पूछ रहा हूं किसकी मोबिलिटी ज्यादा है ना। और दूसरा में मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एक है आपका Li पॉजिटिव एक्वस, Li पॉजिटिव एक्वस एंड दूसरा है आपके पास Na पॉजिटिव एक्वस, बताइए किसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप पक्का ही कहोगे सर इसका साइज छोटा है तो ये तो बहुत तेज दौड़ेगा, है ना, इसकी मोबिलिटी ज्यादा है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे Na पॉजिटिव की मोबिलिटी ज्यादा होगी, Na पॉजिटिव एक्वस की। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन के बाद इसका साइज छोटा है, हाइड्रेशन के बाद इसका साइज छोटा है, इसलिए इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। बोलिए फटाफट से, बोलिए फटाफट से, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज कंडक्टिविटी। यह सारा जो खेल है वो कंडक्टिविटी का ही है, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। और यहाँ पे जो कंडक्टिविटी की बात करें वो है बेसिकली आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। कौन सी? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ना, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। और ये वाली जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। देखो सारे बच्चे जो भी, अगर कोई बच्चा बोल रहा हो ना, इसमें समझ लेना भाई, आप खुद समझ लेना, और किसी भी बच्चे को लगे कि सर समझ में नहीं आया वहीं पे रोक देना, ठीक है, वो आपका काम रहेगा, वो मेरा काम नहीं होगा। कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। एंड सेकंड फैक्टर होता है मोबिलिटी ऑफ आयंस, सेकंड फैक्टर होता है मोबिलिटी ऑफ आयंस। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तो सेम होंगे, मोबिलिटी का चक्कर पड़ेगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं यहाँ पे आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। एक क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, यहाँ पे मैंने लिख दिया Li पॉजिटिव एक्वस, यहाँ पे मैंने लिख दिया Na पॉजिटिव एक्वस, यहाँ पे मैंने लिख दिया K पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, आप बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और क्यों? इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और क्यों? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और क्यों, के पीछे क्या रीजन रहेगा। तो देखो अब ये है जी एक्वस, एक्वस है तो जिस जो सबसे छोटा था ना साइज जिसका गैसियस फेज में, एक्वस में उसका साइज सबसे बड़ा होता है, तो इसका साइज सबसे बड़ा है। अगर इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसकी मोबिलिटी सबसे कम है, अगर इसकी मोबिलिटी सबसे कम है तो इसकी कंडक्टिविटी भी सबसे कम होगी, इसकी कंडक्टिविटी भी सबसे कम होगी। ये क्वेश्चन एस ब्लॉक में भी बनता है, ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का भी बन गया, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी बन गया, है ना, किसी का भी बना लो ये क्वेश्चन। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? एक लास्ट कंसेप्ट और जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जो आयोनिक कंपाउंड है उनकी सोल्यूबिलिटी को आप किस तरीके से जो है बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं इसमें, बेसिक आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज क्या हो रही है, यहाँ पे जो MX सॉलिड बना है, जब ये MX सॉलिड बना है और इससे जब आप क्या बनाने जा रहे हैं वापिस से, तो यहाँ पे M पॉजिटिव गैसियस बनाएंगे एंड प्लस में X नेगेटिव गैसियस बनाएंगे, गैसियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि जब ये दोनों मिलके बनाते थे ऊपर की तरफ तो क्या होती थी, वो रिलीज होती थी, अब एब्जॉर्ब। और जब ये दोनों आपका वाटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, जब ये दोनों आपका वाटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, जिससे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका M पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड प्लस में X नेगेटिव गैस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इससे अगर इसमें जाओगे, इससे इसमें, यानी कि MX एक्वस के अंदर जाओगे
तो यहाँ पे देखो ये अब्जॉर्ब होती है लैटिस एनर्जी और ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। तो सोल्यूबिलिटी का कैसे पता लगेगा? अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, देखना इफ मोड ऑफ लैटिस एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो वो इनसोल्यूबल होंगे, क्योंकि भाई लग ज्यादा रही है और मिल कम रही है तो वो मॉलिक्यूल घुलना ही नहीं चाहेगा। अगर ऐसा है लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो कंपाउंड विल बी इनसोल्यूबल, है ना, कंपाउंड विल बी इनसोल्यूबल, वो कंपाउंड घुलना ही पसंद नहीं करेगा। एंड सेकंड फैक्टर इज इफ हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी देन कंपाउंड विल बी सोल्यूबल, देन कंपाउंड विल बी सोल्यूबल। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि देनी कम पड़ रही है और निकलेगी ज्यादा। सारा काम एनर्जी निकलने का ही तो है, इतना ही तो बता रहा हूं मैं आपको, सारा काम यही तो चल रहा है, एनर्जी निकलने का ही। एक एग्जांपल और ले लीजिए यहाँ पे, जैसे एक कई बार उसमें क्वेश्चन आ जाता है आपका कि BSO4 जो होता है इज सोल्यूबल, BSO4 सोल्यूबल होता है जबकि BaSO4 इनसोल्यूबल होता है। क्यों होता है ऐसा? तो इसके पीछे एक ही रीजन देना, इसके पीछे एक ही रीजन देना कि BeSO4 की लैटिस एनर्जी कम होती है, BeSO4 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, एंड BaSO4 की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी से। ठीक है, बाकी का डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा जल्दी है, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जल्दी है। कल बस एक फजान रूल रहेगा, कल हमारा आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, स्पेशली ये जो हाइड्रेशन वाला पार्ट आया, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, कल आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। कल की क्लास में हम फजान्स रूल डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में। फजान्स रूल हमें बताता है कि कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर कैसे डेवलप होता है, कितना होता है, और कोवलेंट करैक्टर डेवलप होने से क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, वो डिस्कशन करेंगे कल। इस वीडियो को भाई ये आप सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग, और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, पढ़ रहे का टीचर समझ में आ रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो जेई मेन, नीट, ICR किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये कोर्स परफेक्ट है, आपको ये बात पता लग गई होगी कि ये कोर्स परफेक्ट है, तो आप उन तक शेयर कीजिए इन चीजों को, तो आप उन तक शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।